नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन दो अहम इशूज़ के ऊपर अहम तरीन मेहमान मेरे साथ हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। पीडीएम जो पीडीएम है वो इस वक्त जो अपोजिशन की जमात एपीसी में एक नाम बना और इत्तेहाद सामने आया, ये जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जनवरी की तरफ जा रहे हैं, जो उन्होंने टारगेट दिया था उस तरफ जा रहे हैं। ये जमात न सिर्फ मुनज़्ज़म नज़र आ रही है बल्कि मुस्तैद नज़र आ रही है और काफ़ी हद तक अवाम की बड़ी तादाद को मोबिलाइज करने में कामयाब हो गई है, जो जलसों से भी नज़र आ रहा है, जो जुलूसों से भी नज़र आ रहा है। अब उनका ये दावा है कि मौजूदा हुकूमत जो बकौल इनके की ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसकी कारकर्दगी 2.5 साल में सिफर हो चुकी है। इनका ये कहना है कि ये पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत भी खो चुके हैं और सवाल ये है कि अवाम को जो मसाइल दिए हैं अवाम इनके साथ नहीं खड़े हैं और इसके साथ साथ जो मौजूदा मुल्क में शदीद किस्म के तमाम बहरान हैं उसके हवाले से ये हुकूमत इंतहाई कमज़ोर है। इवन के जो इनके इत्तेहादी हैं, अपोजिशन का कहना है कि इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी इनके साथ नहीं खड़े हैं, किसी न किसी दबाव की बुनियाद पर वो रुके हुए हैं, ये उनका कहना है। और वो कहते हैं कि लाहौर का जलसा एक रेफरेंडम होगा जिसमें बहुत बड़ी तादाद में अवाम आएगी और उसमें पीडीएम बहुत अहम ऐलान करेगी और उनका कहना है कि इसके बाद हुकूमत का खात्मा यकीनी होगा। ये अपोजिशन का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इस बात पर पूरी तरह कायम है कि उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं, वो अभी भी अक्सरियत रखते हैं पार्लियामेंट में और बकौल उनके कि उन्होंने बड़ी कारकर्दगी दिखाई है 2.5 साल में और वो दिखाएंगे और उनकी जो हुकूमत है वो 5 साल चलेगी, बल्कि वो तो 2028 तक भी जाते हैं और वो कहते हैं कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अवामी ताकत किसके साथ खड़ी होगी, क्योंकि 11 जमात पार्लियामेंट में है तो उनके पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं वो अवाम के वोटों से आते हैं और दूसरी तरफ इनके साथ इत्तेहादी हैं जिनमें से चंद जा चुके हैं। तो अवाम की ताकत कहाँ खड़ी होगी, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत क्या किस हद तक सपोर्ट में जाएगी, और अगर अवाम की ताकत सामने आती है जिसके साथ आती है तो इस्टेब्लिशमेंट कहाँ किसका साथ देगी या अपने आप को किस हद तक वो न्यूट्रल रखेगी। इन चीज़ों में इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अहम गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग फंक्शनल, साबिक वफाकी वजीर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ होंगे शेख वकास अकरम साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ होंगे सेनेटर जफर अली शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका भी सर बहुत शुक्रिया, आप एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सियासत और वकालत दोनों में आप बड़ा तजर्बा रखते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आ जाता हूँ सबसे पहले जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब के पास। दुरानी साहब, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है टारगेट पे जा रहे हैं, ये नज़र आ रहा है पीडीएम जो है वो बहुत मुस्तैद भी नज़र आ रही है और मुनज़्ज़म भी नज़र आ रही है। और अब तो उन्होंने और उनके साथ अवामी जो तादाद है अवाम की बहुत बड़ी उनके जलसों में भी नज़र आ रही है, जो वो रैलियाँ निकाल रहे हैं उसमें भी नज़र आ रही है। तो सर अब मुझे ये बताइए कि क्या इस सूरत हाल में वो ये भी कह रहे हैं कि जो लाहौर का जलसा है वो जो है रेफरेंडम होगा और उसमें बहुत अहम ऐलानात होंगे और उन ऐलानात के बाद हुकूमत का ठहरना बहुत मुश्किल होगा। तो सर कैसे देखते हैं इनकी इस स्टेटमेंट को, और दूसरी तरफ क्या अहम ऐलानात हो सकते हैं सर अपोजिशन की तरफ से जिसके लिए मुश्किल बन जाएगी हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाह साहब को और शेख वकास अकरम साहब को, हमारे बहुत इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदान है, मैं सलाम पेश करूंगा इनको। आपका सवाल जो है वो बहुत ही डायरेक्ट है और मैं तो ये समझता हूँ कि लाहौर का जलसा जो है वो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी।
अगर हुकूमत ने इसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो ये जलसा यकीनन कामयाब हो जाएगा, और अगर हुकूमत ने इसके रास्ते में रुकावट ना डाली तो फिर यकीनन ये एक चैलेंज होगा ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन इस वक्त तक जो नैरेटिव दे रही है वो गो के अवाम के दिलों की बताए जा रहे हैं, वो तमाम अवाम जो है आज फेस कर रहे हैं, वो मुश्किलात जो आज गुर्बत और महंगाई और ज्यादती की शक्ल में अवाम के सामने है, वो अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन एक मिसिंग लिंक भी है, और वो ये है कि इन प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो क्या होगा। अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो पिछले 12 साल में डॉलर जो है वो 70 से आज 160 तक पहुंच गया। ये आप कह सकते हैं कि गुज़श्ता 2.5 सालों में वो 116 से 160 तक पहुंचा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि डॉलर की प्राइस किसी दौर में भी नहीं रुकी। इसी तरह जीडीपी भी 8 से कम होता होता आज जो है माइनस की तरफ चला गया, तो वो भी वही है। तो इसलिए अवाम ने हर इलेक्शन और हर इंतखाब के बाद जो है वो तमाम वादे जो किए गए हैं उनको पूरा होते हुए नहीं देखा। तो लिहाजा इस वक्त पीडीएम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हुकूमत तो इस वक्त है ही सिर्फ स्पोक्स पर्सन की हुकूमत, बयानात की हुकूमत। लेकिन सर यहाँ मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ एक सवाल डाल देता हूं सर। एक तो अहम ऐलानात है, उसके ऊपर आपसे मैं पूछना चाहूंगा क्या अहम ऐलानात पीडीएम कर सकती है। अच्छा सर, मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी जरा ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर यह मैसेज दिया है कि सियासत में उन्होंने बहुत कुछ भी गंवा दिया है, अपनी वालदा को, अपनी बेगम की को, और बहुत सारे तकालीफ उन्होंने फेस की है, जिलावतनी भी की है और बकौल जेल भी गए हैं, और वो कहते हैं कि हमारे ख़ानदान के सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। तो वो उसके बाद अब उनका ये कहना है कि मैं अब सियासत में अगर आया हूं तो मैं सिर्फ अवाम के लिए आया हूं और आइन की पासदारी के लिए आया हूं, और अवाम के उस मैंडेट को जिसे वोट कहते हैं उसको आईनी तौर पर उस मैंडेट का जो एहतराम है वो करवाने आया हूं और अवाम के मसाइल को हल करने आया हूं। क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, जहां तक मियां साहब के इस क्लेम का ताल्लुक है और इस उनके ऐलान का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में उनकी दौर की हुकूमत बहुत बेहतर लगती है बहुत से इशारियों के तहत। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, मियां साहब से अगर अवाम पहले भी जब वो तीसरी दफा इख्तिदार में आए थे एक ही चीज की तवक्को कर रहे थे, और आज भी अवाम एक ही चीज की तवक्को कर रहे हैं कि वो हुकूमती वादों के अलावा अपनी जात के लिए भी एक वादा करें कि आइंदा अगर वो इख्तिदार में आएंगे तो वो अपना कारोबार नहीं करेंगे, उनकी फैमिली के लोग जो है वो कारोबार में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और वो इस दफा अगर आएंगे तो उनका एक ही कारोबार होगा कि वो इस मुल्क के अवाम की तरक्की के लिए कुछ करेंगे। अगर वो आने के बाद दोबारा वो बिजनेस को अपना राइट समझ के हुकूमत को अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, तो मैं आज ही आपको बता दूं कि इन तमाम वादों में अगर ये वादा शामिल नहीं है तो अवाम को अब सच्ची बात है बहुत कम एतमाद रह गया है। अब मुकाबला जो है वो नाअहल करप्ट और अहल करप्टों के दरमियान है। वो कहते हैं जी हम तो थे लेकिन हम जो कुछ भी थे हम अहल थे, ये जो आए हैं ये नाअहल है और ये नाअहल करप्ट है। तो लिहाजा अब ये जो मुकाबला है अहल करप्ट और नाअहल करप्ट का, और नाअहल करप्ट की रफ्तार जो होती है वो मुल्क की तरक्की को और आवाम की मुश्किलात को बढ़ाने की वो ज्यादा हो जाती है, और दूसरी तरफ जो है वो किसी के पीछे छुप के चलने की कोशिश करते हैं। वो एक पेज पे होने का जो बात है उसको मुखालिफिन के लिए थ्रेट बना के चलते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हर हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस करते हैं तो स्पोक्समैनों की करते हैं, वुज़रा की नहीं करते, प्रोजेक्ट्स की नहीं करते, डिलीवरी की नहीं करते। तो लिहाजा अगर मियां साहब ने ये बात करनी है तो पहली चीज जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि वो ये ऐलान करेंगे वो और उनके घर का कोई फर्द अगर अब सियासत में है और आएगा और आइंदा इक़्तिदार अगर हमें मिला तो हम में से कोई ना बिजनेस करेगा और ना किसी को करने की इजाजत देगा, एक बात। और दूसरी बात का जहां तक ताल्लुक है कि ऐलानात क्या होंगे, देखें जी अगर हुकूमत को इस वक्त
आइन के हदूद के अंदर अगर कोई चीज चैलेंज बन सकती है, मैं पहले भी कह चुका हूं, तो वो तो एक ही है और वो है इस्तीफे। दूसरी जहां तक ताल्लुक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और बाकी चीजें, वो सिटिंग गवर्नमेंट के लिए ठीक है, चैलेंज है, अगर आप कर सकते हैं तो कर ले। लेकिन असल चैलेंज जो इस हुकूमत को गिराने का सबब बन सकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है, बाकी मैं ये बताऊं कि धरनों के जरिए और अवाम को ले जाके कहीं बिठाने के जरिए और अवाम के दबाव से हुकूमत को जब भी आप गिराने की कोशिश करेंगे तो तमाम हुकूमती इदारे जो हैं वो कानूनी और आईनी मजबूरी के तहत आपके रास्ते में खड़े हो जाएंगे। ठीक है सर। लेकिन अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वे इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास वो रास्ता खुला है। आज भी सबसे बड़ा ऐलान जो अपोजिशन कर सकती है या नहीं कर सकती वो उनका फैसला है, लेकिन वो यही है कि अगर वो इस्तीफे देते हैं तो ये एक आईनी रास्ता है उनके पास, इसके जरिए वो इस हुकूमत को कंपेल कर सकते हैं कि वो दोबारा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमारा जुलूस रास्ते में होगा और इनकी हुकूमत गिर जाएगी। शायद वो उस हवाले को दे रहे हैं जो मुशर्रफ साहब के दौर में। मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। जफर अली शाह साहब की तरफ आ जाता हूं। जफर अली शाह साहब जी, मैं जरूर इसमें बात। बिल्कुल, जफर अली शाह साहब, बहुत अहम ऐलानात होने जा रहे हैं लाहौर के जलसे में। कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से फैसला कुन मरला है, हुकूमत ठहर नहीं सकती, हुकूमत के पास आदादो शुमार नहीं है, अक्सरियत नहीं है, पार्लियामेंट में भी नहीं है, हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, हुकूमत के साथ इत्तेहादी भी नहीं है। तो सर, ऊपर से हुकूमत ये धमकी भी दे रही है कि जी लाहौर का जलसा जो है वो अगर कोई भी गलती हुई तो उसके ऊपर बहुत सख्ती से पेश आएंगे, कानूनी तौर पर बहुत सख्त एक्शन लेंगे। हालांकि मुल्तान में आप कुछ नहीं कर सके अपनी ताकत की बुनियाद पे। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि कुछ भी नहीं होने को जा रहा। जलसे होते रहे हैं, जलसे आपने सारी जिंदगी देखे हैं, पिछले 70-72 साल से पाकिस्तान में जलसे ही हो रहे हैं ना, और क्या हो रहा है। लेकिन ये जो आज की अपोजिशन है, जिसको अगर मैं वो जुगतू फ्रंट कहूं या एक टोला ऐसा जिनके अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है और उस पर इकट्ठे हो गए हैं और जलसा इकट्ठा करके दावा ये कर रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत कहाँ चली जाएगी? हुकूमत तो इस्लामाबाद में बैठी है, लाहौर में बैठी है, कराची में बैठी है, कोयटे में बैठी है और पेशावर में बैठी है, और हुकूमत बैठी रहेगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के आइन में कोई इस किस्म का आर्टिकल नहीं है कि जिस आर्टिकल में यह लिखा हो कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ग्रोह पॉलिटिकल पार्टी का अगर वो 10-20 हजार नास इकट्ठे कर ले किसी चौक में तो हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। हुकूमत कतन घर नहीं जाएगी, हुकूमत स्टेबल है, हुकूमत यही रहेगी। आपने कहा कि ऐलानात होने जा रहे हैं। ऐलानात ये पिछले 1.5-2 महीने से हम सुन रहे हैं इनके ऐलानात। इनके ऐलानात गुजरांवाले से शुरू हुए तो कराची चले गए, कराची से होते हुए कोटे चले गए, यानी पाकिस्तान के चारों सूबों में इन्होंने एक एक जलसा किया। बड़े जलसे किए, अच्छे जलसे किए। मैं कोई इस मामले में मैं कंजूस नहीं हूं कि जो नजर आता है मैं उसके बारे में कुछ न कहूं। और फिर इसके बाद बिलावल साहब ने 1.5 माह का कैंप लगाया जाकर इसमें गिलगित में, और मरियम बीबी भी उन्होंने भी जाके जनाब एक चक्कर लगा लिया। और उसके नतायज 4-5 जलसों के और गिलगित के 15-20 के नतायज आपने देख लिए। वो नतायज यही है कि पाकिस्तान के अवाम ने और गिलगित स्कर्दू के अवाम ने जबरदस्त एतमाद किया PTI पर और जनाब इमरान खान साहब पर, और उन्होंने हुकूमत बना ली। अब हुकूमत इनको कह रही है, आपने मुल्तान का हवाला दिया, मैं बिल्कुल तो मुल्तान के जलसे में बड़ा क्लियर हूं कि इनको शायद या पंजाब की गवर्नमेंट को किसी ने गलत एडवाइस किया जी कि इनके जलसे रोको, लेकिन वो बर वक्त इंटरवीन किया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा जलसे करने दो। जलसा करना कोई गैर आईनी बात भी नहीं है और गैर कानूनी बात भी नहीं है। लेकिन अगर जलसे करके और जलसे में ऐसी हरकतों सकनात की जाए और कोई सर एक लेटर निकला है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, उसमें इमरान खान तो जाहिर है उसमें रजामंद होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक लेटर निकाला है, चारों चीफ सेक्रेटरी को भेजा है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो अपोजिशन की जमातों में डंडे बरदार लोग नजर आ रहे हैं,
ये अस्करी विंग है इनका और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि पीटीआई के जलसों में भी डंडे लिए हुए लोग मौजूद होते थे। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं उधर, मुझे नहीं पता इंटीरियर का जो है वो प्रेस नोट या हैंड आउट क्या आया है, लेकिन हमारा आइन ये कहता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर कोई अस्करी विंग नहीं बना सकेगा, कोई अपने मिलिट्री टाइप का या पैरामिलिट्री टाइप का कोई विंग नहीं बनाएगा जो डंडे बंदूकें या तलवारें उठा लेंगे। ये डंडे, इस बात के बारे में गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई जलसे में गैर कानूनी हरकत हुई तो उसके बारे में कानून हरकत में आएगा। ये कानून माफ नहीं करता और वो भी कानून का तकाजा है, किसी आदमी का तकाजा नहीं है। तो अवाम के समुंदर का मुकाबला कर लेगी गवर्नमेंट? अवाम के समुंदर का मुकाबला गवर्नमेंट कर लेगी सर? वो तो अवाम का समुंदर ला रहे हैं। अवाम का समुंदर ऑलरेडी अवाम का समुंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक दाएं और बाएं जेब में है। अच्छा। वो उसी समुंदर के सहारे पर खड़े हैं। ठीक है सर, समुंदर से बाहर नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, मैं आगे चल के बात करूंगा। मैं जरा अपना शेख वकास साहब से भी इस अहम मौजू पे बात कर लूँ। शेख वकास साहब, अपोजिशन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो एक दावा था कि ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत ही मुनज़्ज़म है और जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें अहम ऐलानात की बात कर रहे हैं। आवाम की मोबिलाइजेशन भी हो रही है, हम देख रहे हैं जो रैलियां निकल रही हैं, जलसे हो रही है। अब वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो कि ऑलरेडी अददी अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है उसकी, पार्लियामेंट में इत्तेहादी इनके साथ नहीं खड़े हैं, कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है, अवामी और मुल्की और कौमी मसाइल है, तो ये हुकूमत ज़्यादा दिन चल नहीं सकती। बहुत अहम ऐलानात होने वाले हैं और वो कहते हैं ये रेफरेंडम होगा लाहौर का जलसा। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, हमेशा अपोजिशन जिस वक्त इस किस्म की मोबिलाइजेशन करती है तो उससे पहले इस किस्म के बयानात और इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो इस सारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं। और साहब नहीं आ रहा, अगर वो कह रहे हैं, नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, अगर वो कोई अहम ऐलानात का बता लेंगे मैं भी सुन लूंगा। मैं ये समझता हूँ, मुझे वैसे जफर अली शाह की तो कोई बात समझ नहीं आई, को मेरे ख्याल में खराबी की वजह से आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। दुरानी साहब की मैंने बातें सुनी है। देखें डॉक्टर साहब, ये लास्ट टाइम भी हमारी इस पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन का हक है, इस पे एतराज़ करना किसी भी सियासी आदमी का नामुनासिब है। आप एक सियासी एंटिटी हों जो इलेक्शन लड़ते हों, आपके हल्के हों, आपने इलेक्शन लड़े हों और आप इस बात पे एतराज़ करना शुरू कर दें कि जी ये इस्तीफ़े क्यों नहीं देते, वो आईनी रास्ता है, और ये जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो स्टेट ने इनके सामने खड़ा होना है। ये पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहाँ अपोजिशन जो है इस किस्म का रवैया अख्तियार किया हुआ है। दुनिया के तमाम सिविलाइज मुल्कों में अपोजिशन जब हुकूमत से तंग होती है तो ये उनका हक है, ये उनका राइट है। आप इसके ऊपर बहस करने की बजाय अगर इसके ऊपर बहस की जाए कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो अपोजिशन जो आज से 2 साल पहले इस हुकूमत को कॉपरेशन के लिए एश्योर करा रही थी असम्बली में खड़े होके, वो इस नहज पे पहुंच चुकी कि आज वो कहते हैं कि हम अहम ऐलानात भी करेंगे, हम इनको कन्फ्रंट भी करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे भी सही। लाहौर का जलसा क्या होगा? आज मरियम नवाज साहबा ने एक रैली जो है उसकी मोबिलाइजेशन के लिए वो कहते हैं कि वो मोबिलाइज की, वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कोयटा का जलसा देखा है, उन्होंने गुजरांवाला का जलसा देखा है, कराची और फिर मुल्तान में जो तमाशा इस हुकूमत ने लगाया, जो हुकूमत या जो हुकूमत के चाहने वाले आईनी रास्ते दिखा रहे हैं, वो ये देख लें कि ये कौन से आइन का तरीकाकार था जो मुल्तान में हुआ है। स्टेडियम में पानी लगा लेना और लोगों को गिरफ्तार करके 10-10 जिलों से उठा के जेलों में फेंक देना, ये कौन से आइन में लिखा हुआ है? ये वही इमरान खान साहब जो 5 आदमियों का रोड पे आने पर अपना इस्तीफा पेश करने की पेशकश करते थे और वो कहते थे कि अगर ये आएंगे तो हम इनको कंटेनर और खाना भी देंगे। ये वही इमरान खान साहब है ना जिन्होंने मुल्तान में 4 दिन तमाशा लगवाए रखा है। सो मैं ये समझता हूं कि जलसे इनका हक है, रैलियां इनका हक है। मेरी समझ में चाहे अवाम का समंदर हो, बहुत बड़ा सैलाब हो, लाखों आदमी जलसों में इकट्ठे हो जाएं, अल्टीमेटली हुकूमतें जलसों से नहीं गिरती होती, हुकूमतें जुलूसों से नहीं गिरती होती। जो एक अहम मोड़ आएगा वो वही होगा जब ये इस्तीफे सामने रख देंगे, मगर उससे पहले
वो जो माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें वो लोगों के सामने असल हकायक रखना चाहते हैं, ये अपोजिशन का हक है। हुकूमत को काउंटर स्ट्रैटेजी जो है वो सोचनी चाहिए। हुकूमत को अल्फाज में छुपने से जान हुकूमत अपनी नहीं छुड़ा सकेगी और ना पहली को हुकूमतें छुड़ा सकेंगी। अगर इस्तीफे पीपल्स पार्टी और नून लीग दे देती है फिर यह बहरान है। इस बहरान से निकलने का पीटीआई के पास एक ही रास्ता है, या असेंबली टूट सकती है या इन हाउस चेंज हो सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई इन जलसों जुलूसों की सूरत में कोई बहुत बड़ा तमाशा हो गया, खुदा न खासा जैसे पीएनए की तहरीक के नतीजे में इस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था, अगर ये चीजें कोई इस नहज के ऊपर चली गई तो थर्ड ऑप्शन वो भी हो सकती है। मगर इस्तीफों की सूरत में जो दो ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ये जलसे जुलूस ये पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਚੀਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਏ ਤੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀ, गंदम नहीं मिल रही है, लोग महंगाई से तंग है, बिजली के बिल जो है और गैस के बिल के तले दबे हुए हैं। अब वो पंजाबी में कहते हैं वो मारदे भी होते रोड भी नहीं देंदे तुसी। हाँ, ये तो नहीं ना हो सकता। अब आप इतना जुल्म करेंगे तो लोगों को कोई कौन उनको लीड करेगा? ये टॉक शोज के अंदर कहानियों से अवाम के जज्बात ठंडे होंगे। अवामी जज्बात की हमेशा नुमाइंदगी लोगों ने करनी है और इस वक्त वो हुकूमत के खिलाफ हैं। देवर वेटिंग के कोई निकले। तो ये अपोजिशन को बेशक अपने पर्सनल गेन्स के लिए ही सही, बेशक अपने 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 जाती केसेस के लिए ही सही, ये सम हाउ दे केम आउट और ये लोग उनके पीछे लग रहे हैं। समंदर होंगे, लोग तंग है, लोग जलील हैं, लोग बाहर निकलेंगे, मगर अल्टीमेटली फैसला इस्तीफों पे होगा डॉक्टर साहब। और मेरे ख्याल में ये खान साहब को सोचना चाहिए, अभी भी टाइम है। कोई बिलावल भुट्टो नाल बैठ के गल कर लें, कोई अपोजिशन का तरला कर लें। हुकूमतें अपोजिशनों के तरले करती आई हैं, ये इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई इंसल्ट नहीं होती है। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जिस वक्त दुरानी साहब भी वजीर थे, उस वक्त भी अपोजिशन के साथ बैठ जाया करते थे। हालांकि जो है वो जनरल वॉज दी प्रेसिडेंट, उस वक्त भी अपोजिशन के साथ बात हुआ करती थी। ये जो पिछला दौर गुजरा जिसमें मैं खुद भी मिनिस्टर था, उस वक्त भी हम अपोजिशन के साथ बैठ के तरले कर लिया करते थे। सारे पाकिस्तानी हैं, एक को वसे बच बैठे हैं। कोई इशूज होते हैं जो हर बात जो होती है ना वो हीरो बनने से या वो लफाजी या तकरीरों से हल, तकरीरों से कुछ भी नहीं होता है। तकरीरों से आप अपने सेंटिमेंट कन्वे कर सकते हैं, मसाइल का हल नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको तरले करते रहे 2 साल अपोजिशन वाले। एस्टैब्लिशमेंट भी कहती रही है इमरान खान को कि भाई को मठा चल बैठ के ना दे नाल गल कर ले, मगर नहीं, तुसी हवा दे घोड़े ते चढ़े हुए सो और उनकी तकलीफ है और बर्दाश्त करो। ठीक है सर, मैं इस एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं नाज़रीन और फिर वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मोहम्मद दुरानी साहब, मैं एक सवाल आपके सामने लाता हूं सर। पीटीआई के लोगों से जब बात करो, बहुत अहम लोगों से, और उनको बताओ कि जी अपोजिशन बहुत मुत्तहिद है और बहुत बड़ी तादाद में ताकत में है और अवामी ताकत भी उनके साथ आ रही है, वो आपका खात्मा कर देगी, तो वो सर बहुत मुतमईन नज़र आते हैं। वो कहते हैं, हम उनसे कहते हैं कि जी आपके साथ इत्तेहादी भी नहीं है, तो वो हंसते हैं। हम उनसे कहते हैं कि जी आप जो हैं वो आपकी कारकर्दगी 2.5 साल में कुछ भी नहीं है, बहुत मसाइल हैं, वो हंसते हैं। हम कहते हैं कि जनाब जो लोग आपसे हैं वो नाखुश हैं, वो हंसते हैं। हम कहते हैं पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत आपकी जो है वो ख़राब हो चुकी है, वो हंसते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई आपको फिक्र नहीं है। वो कहते हैं हमारे साथ जब तक इस्टेब्लिशमेंट है हमें कोई नहीं गिरा सकता। उनका ये दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है, चाहे कुछ हो जाए हमारी हुकूमत नहीं जाएगी। क्या कहेंगे सर? सवाल है, मुख्तसर सा जवाब दूंगा कि हर इलेक्शन जो होता है उसके बारे में कहा जाता है ये इंजीनियर्ड है या सिलेक्टेड है या व्हाटएवर। तो मैं ये समझता हूं कि जो कोई भी मुंतखब आता है, उसके मुंतखब होता है, उसका मुखालिफ उसको ये कहता है कि ये किसी बैकिंग के ऊपर आया है। बैकिंग होती है और वो बैकिंग साथ खड़ी होती है, चूंकि मुंतखब हुकूमत होती है। मुंतखब हुकूमत आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है मजबूर होती है उसके साथ खड़े होने पे और खड़ी होती है। अब आप ये देखें कि जो हुकूमतें अपने दौर के अंदर परफॉर्म करती हैं वो अगला इलेक्शन भी जीत सकती हैं, जो परफॉर्म नहीं करती अगली दफा कोई नया आ जाता है। तो आज की डेट के ऊपर
मैं हुकूमत वालों को इंतहाई एहतराम के साथ अपनी तमाम असेसमेंट और जजमेंट की बुनियाद के ऊपर ये कहना चाहूंगा कि आज इस्टेब्लिशमेंट मुझे हर तरह से गैर जान, मैं किसी तरह भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को किसी सियासी वेंचर में ऑपोजिशन के पीछे खड़ा हुआ नहीं देख रहा, हुकूमत के पीछे खड़ा हुआ नहीं देख रहा। सॉरी, मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि आज मैं किसी भी सियासी वेंचर में हुकूमत के पीछे एस्टैब्लिशमेंट को खड़ा हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कभी भी एक हद से आगे अमल तो जाती नहीं है। और अगर अवाम किसी हुकूमत के खिलाफ हो जाए और किसी हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस उसके अगेंस्ट FIR बन जाए, तो ऐसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई तरीका नहीं होता कि वो ऐसी हुकूमत को किसी किस्म की पॉलिटिकल सपोर्ट दे सके। अब अगर मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट के लिए कोई मौजूद है, जिन जत्थों को ये मना कर रहे हैं, इनके पास पुलिस का जत्था मौजूद है और उसके अलावा कुछ और इदारे भी ऐसे मौजूद हैं जो हुकूमत के अंदर होते हैं, उनको ये इस्तेमाल करके क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये इनकी अपनी मैनेजमेंट है। और अगर ये मुल्तान के अंदर बेइज्जत होंगे अवाम के खिलाफ इंतजामिया को खड़ा करके, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आइंदा भी ऐसे ही होगा कि आप अगर इंतजामिया के को अवाम के, लाहौर के अंदर, मैं लाहौर का टेम्परामेंट आपको बता दूं कि लाहौरी को अगर छेड़ दिया तो फिर शायद आपका मामला आज तक भी नहीं आएगा, वो बस सड़कों पे ही सब कुछ हो जाएगा। लिहाजा पहली बात जिसके बारे में मैं बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट अब किसी भी तरह से, मुझे किसी इंडिकेशन के तहत, ब्यूरोक्रेसी के फीडबैक की रोशनी में, पुलिस की फीडबैक की रोशनी में, मेरी अपनी असेसमेंट की रोशनी में, मैं बात ये वजाहत से कह देना चाहता हूं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट किसी भी क्रीज से निकलकर किसी हुकूमत के पीछे खड़ी नहीं होगी। और हुकूमत अब ये क्लेम भी नहीं कर रही और ना करना चाहिए और ना ही अब इन्हें कोई ये करने देगा। अगली बात जो इससे आगे की है वो ये है कि वे फॉरवर्ड, अगर आगे चल के इस मुल्क को देखें, इस वक्त एक रास्ता तो ये है कि हुकूमत के हाथ से रेत से रखना शुरू हो गई है, उसके मुकाबले में ऑपोजिशन खड़ी है। ऑपोजिशन जो है इस वक्त तक वो भी जबानी जमा खर्ची के ऊपर अपना काम का गुजारा कर रही है। एक तो उन्हें अपना प्लान देना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा भी कि अगर मियां साहब ने कहना है तो वो बताएं कि वो किस तरह आइंदा की तब्दीली को या अपने रवैये की तब्दीली को इंश्योर करेंगे। इसी तरह से आइंदा फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए भी इन्हें कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे। और मैं तजवीज करूंगा कि ऑपोजिशन को ये कहना चाहिए कि जनाब बल्दियाती, सूबाई और कौमी इंतखाबात एक ही वक्त में करा के इस मुल्क के अंदर एक नई जहर डाली जाए, ताकि हर सतह के ऊपर जमहूरियत का अमल जो है वो एट ए टाइम शुरू हो और कोई एक मामला जो है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस ना कर सके। क्योंकि आइंदा आप दोबारा यही कह के कि जी ये नाहल चोर थे, हम अहल चोर होंगे, तो इससे जो है अवाम किसी तरह से भी राजी होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अब आखिरी की एक और चीज जो मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस वक्त अवाम की मुश्किलात, मुल्क की मईशत इस चीज की इजाजत नहीं दे रही कि आप इसी तरीके से मुल्क को चला सकें। आपने अगर आगे मुल्क को चलाना है तो आपको मुल्क के अंदर बुनियादी नौयत की इस्लाहात करनी पड़ेंगी और उसके लिए पूरे मुल्क को सोचना चाहिए। और ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात है और ये बातचीत की बात है और ये आपस में मिल बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात है। सड़कों का ऑप्शन, फिर मैं ये भी आखिरी ऑप्शन बता दूं कि अगर आपने सड़कों को ही ऑप्ट किया और जैसे कि जी इमरान खान के एक साइड पे भी लाखों लोग होंगे, दूसरी साइड पे भी लाखों लोग होंगे, तो इसके नतीजे में कभी भी जमहूरियत नहीं रहा करती। ठीक है सर, ठीक है। मैं हमें उसको अवॉइड करना। मैं आगे चल के एक और सवाल आपसे छोटा सा करूंगा अगर टाइम मिल गया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनेटर जनाब जफर अली शाह साहब की तरफ आता हूं। सर, आप कब तक इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपते रहेंगे? अगर अपोजिशन के साथ वाकई अवामी ताकत नजर आ गई, अवाम निकल आई, एक्चुअली वो अपोजिशन के साथ नहीं होगी, जो मसाइल हैं उसके लिए निकल आई, तो इस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा अवाम के साथ होती है। तो फिर आपको ये जोन कैसे है सर कि इस्टेब्लिशमेंट आपका साथ देगी?
कोई जोम भी नहीं है, वहम भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे पता आपको चला कि एस्टेब्लिशमेंट जो है हम उसके पीछे खड़े हैं? कोई सॉरी, कोई हम चोर हैं, उचक्के हैं? हम तो गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट आईनी और कानूनी तौर पर बाउंड है कि वो हमारे साथ खड़ी हो, दाएं और बाएं, जिसका इजहार उन्होंने कई बार किया है, खुद किया है। इसलिए ये इस बात का कोई फिक्र नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट इनके 2 जलसे होंगे और एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके साथ खड़ी हो जाएगी और ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, 13 तारीख जलसा है, इनसे ये भी पूछ कर बताएं कि 14 तारीख को ये क्या करेंगे? क्या 14 तारीख को इनकी ओथ सेरेमनी है? इन्होंने ओथ ले लेना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का? ये एक बिल्कुल न्यूसेंस है, मां लोगों को एक थकाने के और लोगों को मिसगाइड करने के, इसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं है इसमें इख्तिलाफ का। आपने ठीक, आप कहते हैं कि अददी तादाद जो है वो नहीं है। अगर नहीं है तो वहां इससे ज्यादा आसान काम और क्या हो सकता है कि जाएं और ये मोशन मूव कर दे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दे। आसान काम है, इतनी भागदौड़ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इनके पास अददी तादाद इतनी नहीं है कि वो हमें पार्लियामेंट से बाहर निकाल सके। पार्लियामेंट हमारे साथ है, पाकिस्तान का आइन हमारे साथ है, पाकिस्तान के आवाम हमारे साथ है। इस तरह ये जबरन और धौंस धांधली से अगर ये करें, ये नहीं कर सकते, और ना आज तक कभी हुआ है। मैंने पहले भी एक बार जनाब को कहा था कि दुनिया के तारीख में है ये कि सबसे बड़ा लंबा जलसा जुलूस 126 दिन का वो खुद इमरान खान साहब ने किया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की कमजोर तरीन गवर्नमेंट को भी ये नहीं गिरा सके, करप्ट तरीन गवर्नमेंट को भी ये नहीं हटा सके। तो आज ये हमें कहती है कि 4 जलसे 4 सूबों के उनमें करके ये हुकूमत गिरा देंगे। ठीक है सर, नहीं है। ठीक है जी जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ना मैं को मुगालता है और ना मैं को खौफ है। अच्छा, खौफ नहीं है? आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत जाएगी सर? ठीक कोई है, कतन खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है सर। चलें देखते हैं सर, एक छोटे से नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर शेख वकास साहब की तरफ जाते, क्या समझते हैं वो। वेलकम बैक। शेख वकास साहब, आपने जिस तरह मैंने बताया कि जी इनके हम अक्सर लोगों का ये कहना है कि उनको कोई फिक्र नहीं है सर, आया उनकी कारकर्दगी सिफर हो या आवाम का रेला आ रहा हो या उनकी अददी अक्सरियत ख़त्म हो गई हो या उनके इत्तेहादी नाराज़ हों। वो ये कहते हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, और है, वो कहते हैं कि जी साथ है, हम पूरा 2023 भी करेंगे, 2028 भी करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि अगर आप इस हुकूमत का पिछले 2.5 साल से रवैया देखें, और ये बात कोई नई नहीं है, आज से साल पहले भी प्रोग्राम्स हुए, डिस्कशंस आपके साथ भी बाकी दोस्तों के साथ होती रही। इनके वज़रा का जिस वक्त ये हुकूमत क्राइसिस में आने लगती थी तो इनके वज़रा का बड़ा अजीब व गरीब किस्म का रवैया होता था कि एक जुमला वो कहा करते थे पंजाबी में, वो यार सांभ डाले सांभ लेंगे। हुकूमत आपकी है, परफॉर्मेंस आपने देनी है, डिलीवर आपने करना है, मगर जिस वक्त आप क्राइसिस में करेंगे तो ये पता नहीं तीसरी किसी कुव्वत की तरफ इशारा करके हुकूमती अरकान कहते थे कि जी वो आपे सांभ लेंगे, सांभ ले। सो दिस इज़ हाउ इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है जगह जगह पे और ख़राब किया है इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट्स खड़ी होती हैं पार्टियों के साथ, हुकूमतों के साथ, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत के साथ ही खड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। मगर जिस तरीके से इन्होंने यूज़ एंड अब्यूज़ किया है एस्टेब्लिशमेंट का नाम, पाकिस्तान में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया। मैंने आज से साल सवा साल पहले पंजाब के एक वजीर को किसी हवाले से फ़ोन किया, वो हमारे साथ किस ज़माने में फेडरल मिनिस्टर था, अब यहाँ सूबाई वजीर है। तो मैंने उसे कहा यार वो कोई हुकूमत थोड़ी ढिली मेरी लगती है, पता नहीं की। ओ यार कोई गल नहीं, आप सांभ लैंगे जिन्होंने सामना है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये इनका रवैया जो है ये पहले दिन से है। और
इनकी नॉन डिलीवरेंस और नॉन परफॉर्मेंस की वजह यही है। जब आपको पता हो कि आपने मुसीबत में फंसना है तो आपको किसी ने सवाल लेना है, आप कभी भी अपना काम नहीं करेंगे। जब आपको पता हो कि आपके साथ गड़बड़ होगी तो कोई और आके आपकी गड़बड़ जो है उसको रोक लेगा, आप कभी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। जब आप ये समझते हो कि शायद हमें किसी ने बिठा दिया है और अब हमें उसी ने उठाना है, तो फिर आप ये भी समझते हैं कि अब हमें परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि हमें बगैर परफॉर्मेंस के यहाँ बिठा दिया गया है। असी कुछ करिए, असी कुछ ना करिए, हमें किसी ने यहां से नहीं उठाना। यही रवैया, यही सोच बुनियादी तौर पे इनकी नाकामी का सबब बनी है। इसी वजह से इन लोगों ने इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत खराब किया है। इस्टेब्लिशमेंटों का हुकूमतों के साथ खड़े होना ना कोई नई बात है, ना कोई बुरी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। दिस इज द आइडियल सिचुएशन, और बाकी हुकूमतें भी ऐसे ही जाती हैं। सो अब मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस नहज पे भी ये सोचना और इतने पुरसकून रहना, तो सारे पंजाबी कहते हैं अकल दे पिछे मौजा होंदियां जे। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? Yes. तो ये इनकी मौजें हैं। अब देखें, कुछ लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं वापस जाने के, दौड़ जाना जो उन्होंने, और कुछ जो इनके अपने इन्वेस्टर थे, जो पॉलिटिकल एंटिटीज भी थी। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आप चीनी शीनी वाली ये कहानियां जो मर्जी सुना लें, मगर जहांगीर तरीन पंजाब की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी है। बहुत से सराइकी लोग जो हैं वो उनकी मेहरबानी से MNA MPA बने हैं। इनकी अक्ल का आप तकाजा ये देख लें कि आज तरीन साहब कोई अपने हाथ से लूज कर बैठे हैं। सियासत जो होती है ना, क़यादत जो होती है, वो कहते हैं जब तूफान आते हैं तो तूफान कोई शफाफ हवाओं से नहीं आते हैं, वो जब आते हैं तो उस हवा में मट्टी, गर्द, तिनके, हर चीज होती है। और जब वो तूफान आता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दरख्त भी उखड़ गए, छतें भी चली गई और लैंडस्केप चेंज हो गया। ये जो ठंडी हवाएं होती है ना, ये सूनी सोनी हवाएं जिसे आप कहते हैं, इहदे नाल तब्दीली शब्दीली कोई नहीं जानती। तो इन्होंने अपनी हवा को साफ करने की कोशिश की और मेरा ख्याल है जिसकी वजह से इनकी हवा निकल गई है। अब वो जब ऐसा कोई क्राइसिस आएगा तो बहुत से सराइकी MNA MPs भी इनके साथ नहीं रहेंगे, वो भी तरीन साहब के सिग्नल या उसके इंतजार में बैठे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया की मुल्कों में जो एस्टैब्लिशमेंट्स होती है, एक वो कोई जिस वक्त कश्ती डूबने लगती है ना जी, और उसमें फिर गैर जरूरी वजन को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, तब क्योंकि हुकूमत की कश्ती डूबने लगी है और इससे पहले खुदा ना खास्ता ये इस मुल्क का कोई नुकसान कर बैठे ये हुकूमत, तो एस्टैब्लिशमेंट इस वेट को उठा के बाहर फेंक देगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना जी? जब सुराख हो जाए और पानी भरने लग जाए तो फिर वजन बाहर सटिया जाता जी। सो मैं ये कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट किस वक्त हाथ उठा जाती हैं पता ही कोई नहीं लगता है। मैं आपको बता देता हूं, जनरल मुशर्रफ जो थे, मैं उनके साथ था और बाय चॉइस था, उसमें कोई हमें वो परेशानी शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा टाइम गुजारा, बेहतरीन टाइम उनके साथ गुजारा और मुल्क में भी अच्छे वो वक्त और बहुत से इवेंट्स देखे हैं। ठीक, जिस वक्त हालात ऐसे हुए और जनरल मुशर्रफ भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए लायबिलिटी बने, ऐसे हाथ उठाया पता ही कोई नहीं लगा। मेरी आप बात समझ रहे हैं ना जी। तो खान साहब क्या चीज है? मैं ये इसलिए कहता हूं कि अगले आपको बिठा तो सकते हैं, अब आप समझे खिलान भी सही, चलान भी सही, उठान भी सही, ये सारे काम नहीं हो सकते हैं। ये सारे काम आपने खुद करने होते हैं। तो ये जो इनका बेनियाजी का रवैया है, यही इनकी नाकामी है, यही इनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह है। और अगर ये अपोजिशन